नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसमें ना दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप। एक जब फ्लूइड रेस्ट पर होगा और एक फ्लूइड जब मोशन में होगा। जो रेस्ट पर होगा उसको हम कह देंगे स्टैटिक प्रॉपर्टी, स्टैटिक फ्लूइड कह देते हैं, और जब मोशन में होता है उसको नाम करते हैं डायनेमिक फ्लूइड। तो दोनों की वजह से क्या फिनोमिनन हो रहे होंगे वो सीख रहे हैं आप लोग। तो फ्लूइड की डेफिनेशन पहले आ रही है, सब्सटेंस विच कैन फ्लो, है ना, नेम्ड एज फ्लूइड, जो फ्लो कर सकता है, ठीक है ना, जैसे लिक्विड एंड गैसेज है। आप थ्रस्ट की डेफिनेशन दें कि कोई भी फोर्स किसी सरफेस पर नॉर्मल अगर लग रहा है तो उस फोर्स को नाम थ्रस्ट कर देते हैं, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। अब अगर मान लिया आप कहते हैं नहीं सर फ्लूइड थ्रस्ट बताओ, मुझे थ्रस्ट ऑफ फ्लूइड बताओ, कोई बात नहीं, द फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड नॉर्मल टू अ सरफेस। पहले वाले में क्या था, फोर्स कोई भी लगा रहा होगा। अगर आप फ्लूइड थ्रस्ट के बारे में बात करने लगते हैं तो ठीक है, आप यहाँ लिखते हैं फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड, ठीक है। और ऑब्वियस इसकी यूनिट न्यूटन बनेगी क्योंकि बेसिकली फोर्स है। प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रेशर एट ए पॉइंट ऑन अ सरफेस डिफाइंड एज अ नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स को क्या नाम किया आपने, थ्रस्ट, एक्टिंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। जैसे इस पॉइंट पर मैं प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ तो इसके अराउंड यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो P इज इक्वल टू ऑब्वियस एफ अपॉन ए। ध्यान रहे ये एफ नॉर्मल फोर्स है, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायमेंशन। आगे चाहिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम एरिया को रिड्यूस करें तो प्रेशर बढ़ जाएगा सेम फोर्स के लिए। अगर फोर्स मान लिया मैं 10 न्यूटन ले रहा हूँ, उस 10 न्यूटन फोर्स के लिए मैं अगर एरिया को कम करना शुरू कर दूँ तो फोर्स बढ़ना शुरू या प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसको यूज़ करते हैं कैसे, जैसे नाइफ की एज है, नेल्स है, पिन्स है, इंजेक्शन सीरीज है, इसको हम नोटिस करते हैं सब पॉइंटेड होती हैं। रीज़न कि पॉइंटेड होने से इन पर एरिया कम है, तो जब दूसरे एंड पर तुम फोर्स लगाओगे ना, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा बनेगा, और प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो वो ईजिली इंसर्ट कर जाएगी उस सरफेस में जहाँ पर आप उसे इंसर्ट कर रहे हो। समझ रहे हैं। तो इसका उल्टा देखो, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ये भी यूज़फुल है, ऐसा नहीं, जैसे कैमल का फिट है, उसके फिट का एरिया ज़्यादा होता है, तो सैंड में जब वो चलता है तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसके पैर पर प्रेशर कम आता है, और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, उसका जो फिट है वो सैंड में इंसर्ट नहीं होगा, आसानी से मूव कर जाएगा वो। ऐसी स्ट्रिप्स ऑफ बैग्स हैं, है ना, ये मूव इसको ब्रॉड बनाया जाता है ताकि शोल्डर पर प्रेशर कम आए। ऐसे ही जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें नीचे वुडन स्लीपर डाल देते हैं, जो पटरियाँ होती है ना, रेल्स होती हैं उनके नीचे, तो वो इसलिए डाल देते हैं कि जिससे एरिया बढ़े, और जब ट्रेन उसके ऊपर से पास हो तो जो एरिया ज़्यादा होगा तो जो अर्थ है उस पर प्रेशर कम आएगा। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, जैसे एम केस में आप नाम करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, सी जी एस में टाइम पर मीटर स्क्वायर। एक अदर यूनिट है एटमॉस्फेयर, जिसको हम ATM से लिखते हैं। एंड यू नो दैट कि जो 1 ATM है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। समझे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं ना पास्कल। 1 ATM को ऐसे भी लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और 760 mm। सेंटीमीटर से mm में जाओगे तो 760 mm हो जाएगा ऑफ एच। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब किसी कंटेनर में आपने मरकरी लिया और उसकी हाइट रखी 76 सेंटीमीटर, तो बॉटम पर ये मरकरी जितना प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर के बराबर ये है। तो प्रेशर को जो हाइट के टर्म्स में लिख रहे हैं तो बेसिकली हाइट नहीं है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इतनी हाइट का जो मरकरी है जो प्रेशर बनाएगा उसके बराबर प्रेशर है, ये वो बताना चाह रहे हैं आप। समझ रहे हैं। तो दूसरा यूनिट आ जाती है इसकी बार, और एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। जो 1 बार है वो 10⁵ पास्कल के इक्वल है। फिर मिली बार लोगे तो मिली बार में 10⁻³ बार होते हैं, और 10⁻³ इंटू बार की जगह 10⁵ करोगे तो 100 पास्कल आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं, बात समझ ही रहे होंगे आप लोग, है ना। और एक यूनिट इसकी टॉर, एक यूनिट इसकी टॉर है, और टॉर को जब लिखते हैं तो 1 टॉर जो होता है 1 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है ना, यानी कि 1 mm हाइट का जो मरकरी है जितना प्रेशर लगाएगा उसके बराबर ये है। अब आप देखो जो 1 ATM है वो 760 mm ऑफ मरकरी के इक्वल है, तो इसका मतलब 1 ATM और टॉर में रिलेशन आ गया कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 ऑफ टॉर। समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, बात समझ आ रही होगी। डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में सबको अच्छे से मालूम है कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी को कहते हैं, एक तो ध्यान रखिए डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल बोलते हैं,
कभी भी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं बोलना, ये ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल होती है, ठीक है ना। और कैसे डिफाइन किया, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज अ मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑफ इट्स मटेरियल। उस मटेरियल की कोई बॉडी लें और उसके यूनिट लेंथ पर जो यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा उसको नाम कर देंगे हम उसकी डेंसिटी। यूनिट क्या बन गई, जैसे रो एम अपॉन वी बन गया केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी भी आ जाती है सीजीएस है। एक टर्म आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसको कहते हैं द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसको नाम करते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप नोटिस करो अगर ये एक वैल्यू एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाला नंबर ज़्यादा है नीचे वाला कम है, यानी डेंसिटी ऑफ मटेरियल ज़्यादा होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर ये इक्वल टू 1 है तो दोनों बराबर हैं, और लेस देन 1 है तो मटेरियल की डेंसिटी वाटर से कम है ना। इससे डिसाइड कर सकते हैं। और इसी के बेस पर छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन अगर आपको दें तो देखो वो प्रॉब्लम्स कैसे है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मटेरियल इज 2.4, व्हाट डज इट मीन। तो हम ना फॉर्मूले में जाते हैं सीधे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये लिख दिया हमने। और डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है 2.4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर आ गई, ये मतलब है इसका। इट मीन्स द मटेरियल इज 2.4 टाइम्स हैवियर देन वाटर। ओके